अपराजिता और प्रियंका से कहा था कि ये भी उसी बर्फीली पहाड़ी में घायल हुई थी जहां पर वो एवलांच आया था। नर्स की बात सुनकर प्रियंका के दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर कनिष्का पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे अभी भी थोड़ी बेहोशी हो। कनिष्का की आंखें लाल और सूजी हुई थी क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले दर्द के मारे रो रही थी। जब कनिष्का ने प्रियंका को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। कनिष्का खुद भी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब उसने प्रियंका को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कनिष्का को उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी सुंदर लड़की भी हो सकती है। प्रियंका ने तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के कनिष्का से पूछा, हेलो, हमने सुना है कि पुष्कर के साथ आखिरी बार जिनका कांटेक्ट था वो आप ही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि पुष्कर कहाँ है? ये सुनते ही कनिष्का की आवाज कांपने लगी और वो रोते हुए बोली, गुरुजी, पुष्कर गुरु मर चुके हैं। प्रियंका का नाजुक शरीर ये बात सुनकर कांप गया और उसने तुरंत कनिष्का का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रही हो। पुष्कर ऐसे कैसे मर सकता है? सच बोलो, वो कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? अपराजिता जो कि पास में ही खड़ी थी उसने तुरंत प्रियंका को पकड़ लिया और शांत होने के लिए कहा। अपराजिता बोली, आपको इतना इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। कनिष्का जी, आपने अभी भी पुष्कर जी को अपना गुरु कहा। लगता है कि आपका भी उनके साथ कोई खास रिश्ता था। प्लीज आप हमें पूरी बात साफ साफ बताइए। कनिष्का ने प्रियंका की ओर देखा और अचानक ही उसकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट छा गया और वो बोली, अब मुझे समझ आया कि क्यों वो हर किसी को इग्नोर करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से पुष्कर को खाई में गिरते हुए देखा था। वो खाई जिसका अंत भी इस पहाड़ी से नहीं देखा जा सकता। आज तक उस खाई में जो भी गिरा है कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। यहां तक कि जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी वहां नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रॉपेलर ठंड की वजह से जम जाते हैं। आई एम सॉरी। इतना कहकर कनिष्का दर्द के कारण चुप हो गई और प्रियंका बाकी सबके साथ उस वार्ड से बाहर निकल गई। जब प्रियंका उस हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर निकली तो वो शांत थी, लेकिन इस तरह की शांति को देखकर अपराजिता बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। प्रियंका और उसके दोनों साथी मिलकर उस पहाड़ी पर गए जहां से पुष्कर नीचे गिरा था। उन्होंने नोटिस किया कि वो खाई सचमुच में बॉटमलेस थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खाई सीधे हिमालय की गहराइयों में जाकर खत्म होती होगी। ऊपर से देखने पर नीचे खाई में एक चांद के जैसा सफेद रंग दिखाई दे रहा था जो कि बर्फ और धुंध की वजह से बना था। उस खौफनाक दिखने वाली बड़ी सी घाटी को देखकर वो तीनों ही चुप रह गए। काफी देर बाद प्रियंका ने डिसीजन लेते हुए कहा, हमें पुष्कर को ढूंढने के लिए नीचे जाना होगा। अपराजिता ने सिर हिलाते हुए कहा, आई डिसएग्री। चीफ के बारे में जो भी न्यूज हमें पिछले कुछ दिनों में मिली है हो सकता है कि वो पक्की ना हो। क्या पता वो इस खाई में गिरी ना हो। क्या पता वो खुद ही किसी शांत जगह पर बैठकर अपने मेडिटेशन में लगे हुए हों। हमें आप एक ऐसा काम करने के लिए बोल रही हैं जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अपराजिता ने प्रियंका के सिर हिलाते हुए एक्शन को इग्नोर किया और आगे कहा, अगर चीफ सच में नीचे गिर गए हैं तो हमारा भी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल बात यह कि चीफ की पावर हम सबकी पावर से बहुत ज्यादा ऊपर है और अगर चीफ खुद बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो हम भी उन्हें नहीं ला सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि चीफ ने हमें खुद ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। प्रियंका ने एक जोर की आवाज में कहा, मैं साफ महसूस कर पा रही हूं कि पुष्कर को जरूर कुछ हो गया है। वो जरूर इस बर्फीली खाई में कहीं होगा। अपराजिता ने कहा, सॉरी, लेकिन हमारे भी कुछ अपने रूल्स हैं। मुझे एक बार पहले डेप्यूटी लीडर से आगे इंस्ट्रक्शंस के लिए पूछना पड़ेगा। आपके अंदर कोई खास पावर नहीं है, इसलिए आपके लिए वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको वापस घर भेज देते हैं। प्रियंका अपनी मजबूरी पर धीमे से मुस्कुरा दी क्योंकि वो जानती थी कि अपराजिता जो कुछ भी बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। डार्क लिस्ट वाले सभी लोग बहुत ही खूंखार थे और केवल ऑर्डर्स पर ही काम करते थे, इसलिए ऐसे किसी भी बात को सुनकर वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। प्रियंका वापस जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि आप लोग जाइए, मैं इसी पहाड़ी के नीचे वाले गांव में कुछ दिन के लिए पुष्कर के आने का इंतजार करूंगी। लेकिन अपराजिता और गोल्डी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर बाद में पुष्कर वापस लौट आता तो वह इस बात का पुष्कर को क्या जवाब देते कि उसके साफ ऑर्डर्स होने के बाद भी उन्होंने प्रियंका को अकेले छोड़ दिया? हरगिज़ नहीं। रात होने को थी और पहाड़ी पर ज्यादा देर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए प्रियंका और उसके दो साथी वापस अपने होटल चले गए। गोल्डी पूरी रात प्रियंका के कमरे के बाहर पहरा देता रहा और अपराजिता आसपास के लोगों से पुष्कर के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करती रही। लेकिन अगले ही सुबह प्रियंका अपने होटल से चुपके से भाग निकली। गोल्डी रात भर पहरा देते हुए थक गया था और कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई। अपराजिता भी अब तक लौटी नहीं थी। यही प्रियंका का गोल्डन चांस था। प्रियंका के पास अपना बैग पैक था और उसने उनमें काफी सारी काम की चीजें रखी हुई थी, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग टूल्स, रस्सियां, और फिर प्रियंका सीधे उस गहरी घाटी की ओर चल पड़ी। प्रियंका किसी को भी साफ साफ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी
कि उसे क्या फील हो रहा है, लेकिन एक एहसास था जो उसे बार बार यही कह रहा था कि पुष्कर जिंदा है और सिर्फ प्रियंका ही उसे ढूंढ सकती थी। प्रियंका के हाथ का वो कंगन भी हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा था, इसलिए वो समझ गई थी कि उसे पुष्कर को ढूंढने के लिए उस खाई में तो जाना ही होगा। प्रियंका समझ रही थी कि जो कुछ भी वह अभी करने जा रही थी किसी पागलपन से कम नहीं था, लेकिन पुष्कर ने भी उसकी कई बार जान बचाई थी, और इस बार जब पुष्कर इतनी मुश्किल में पड़ चुका था तो प्रियंका उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। प्रियंका ने ठान लिया था कि अगर उसे मरना ही था तो वह पुष्कर के साथ इसी घाटी में मर जाएगी। जब संजय मेहता ने प्रियंका को किडनैप करवाया था तो प्रियंका जानती थी कि एक ही इंसान था जो बिना किसी रिग्रेट के उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता था, और वो था पुष्कर। प्रियंका ने अपने मोबाइल से पुष्कर के फोन पर मैसेज भेजा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नीचे आ रही हूं, मेरा इंतजार करो। प्रियंका उस पहाड़ी के ऊपर अकेली खड़ी थी और उसने एक बार पलटकर वहां बसे हुए शहर को देखा। उसकी आंखों में इस तरह का लुक था जैसे कि मानो वह इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। उसके बाद प्रियंका ने कदम बढ़ाया और कहा, पुष्कर, मैं आ रही हूं। प्रियंका जानती थी कि जो कुछ भी वो कर रही थी बिल्कुल पागलपन था, और अगर ये बात वह किसी को बता देती कि वह केवल अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही इस बर्फीली खाई में उतरने वाली थी तो हर किसी को यही लगता कि प्रियंका पूरी तरह पागल थी। लेकिन प्रियंका को इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में पुष्कर को बचाना था। प्रियंका ने कहा, पुष्कर इस खाई के नीचे है और इस वक्त वह उम्मीद कर रहा होगा कि कोई ना कोई उसे बचाने आएगा, जैसा कि हर वक्त मुसीबत में पड़ने पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कोई बचाने आएगा। प्रियंका ने देखा कि एक बहुत ही उबड़ खाबड़ और टूटा हुआ पतला सा रास्ता खाई की तरफ जा रहा था, जिस पर शायद कुछ ही समय पहले कुछ लोग गए होंगे। प्रियंका समझ चुकी थी कि कुछ ही दिन पहले रेस्क्यू टीम वाले जरूर इन्हीं रास्तों से होकर नीचे गए होंगे। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक ढलान वाला था, और जब प्रियंका नीचे देख रही थी तो उसे देखने से ही चक्कर आ रहे थे। किस्मत की बात यह थी कि बचपन से प्रियंका थोड़ी बहुत माउंटेन क्लाइंबिंग करती आ रही थी, क्योंकि उसे पहाड़ी के ऊपर जाकर अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रेस्क्यू टीम के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए प्रियंका नीचे उतरने लगी। प्रियंका ने देखा कि केवल 10 मिनट में ही उसके हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे, और उसकी उंगलियां जो कि पहले सफेद थीं अब बिल्कुल लाल हो चुकी थी। लेकिन वो बहुत ही कम दूरी तय कर पाई थी। यहां तक कि जितनी गहराई में रेस्क्यू टीम वाले गए थे उसका 1/10 हिस्सा भी प्रियंका नहीं तय कर पाई थी। प्रियंका धीमे से बोली, मैं जानती हूं कि तुम जरूर वहीं नीचे कहीं होगे। अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगी, और अगर तुम जिंदा नहीं हो तो भी मैं तुम्हारे शरीर को इस ठंडी खाई से जरूर निकालूंगी। प्रियंका अपने दिल से एक बहुत ही मजबूत इंसान थी। इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी वो जानती थी कि उसे अपनी मां की आखिरी निशानी किसी भी हालत में पानी ही थी, जिसके लिए उसने संजय मेहता जैसे दरिंदे से भी शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। और इसीलिए इस वक्त प्रियंका पुष्कर के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका करेज ही होता है। लगभग 3 घंटे तक नीचे उतरने के बाद आखिरकार प्रियंका एक चौड़ी सी जगह पर पहुंच गई। ये एक पहाड़ी की वजह से बना एक चौड़ा सा एरिया था। प्रियंका ने नोटिस किया कि वहां पर कई सारी बुझी हुई आग की राख और लकड़ियां पड़ी हुई थी। प्रियंका समझ गई थी कि इस लोकेशन पर जरूर रेस्क्यू टीम वालों ने अपना टेम्पररी बेस बनाया होगा। वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि यहाँ पर बैठकर कुछ देर आराम करना चाहती थी, लेकिन चारों तरफ की ठंडी और बर्फीली हवाएं तेज आवाज करते हुए उनके कानों से टकरा रही थी। प्रियंका ने अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, और इस वक्त आसमान में चारों तरफ सिल्वर कलर का रंग छाया हुआ था, और जैसे जैसे प्रियंका नीचे जा रही थी वैसे वैसे रोशनी और भी कम होती जा रही थी। अचानक ही प्रियंका ने सोचा, अगर मैं यहीं पर रात गुजारने की सोचूं तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। अगर मैं इस खाई के नीचे पहुंच गई तो पता नहीं वहां पर कैसा टेम्परेचर होगा। इस वक्त वो ठंडी हवाएं प्रियंका को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। नीचे उतरते वक्त प्रियंका में बहुत ज्यादा जोश था, इसलिए उसे ज्यादा ठंड महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इस वक्त वो इतनी ज्यादा ठंडी थी कि वैसे कुड़ जाना चाहती थी। प्रियंका ने तुरंत अपनी पीठ पर से अपना बैकपैक उतारा और उसमें कुछ सामान ढूंढने लगी, और आखिरकार उसे बॉडी वार्मर्स का एक पैक मिल गया। प्रियंका ने बॉडी वार्मर्स के 2 पीस निकाले और उन्हें अपने जूते के अंदर फंसा दिया, ताकि उसके पैर ठंड के मारे इतने ज्यादा न जम जाएं कि वो उन्हें महसूस ही न कर पाए। उन बॉडी वार्मर्स को देखकर प्रियंका मुस्कुरा दी। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी जगह पर प्रियंका को मुस्कुराते हुए देखता तो वो जरूर हैरान रह जाता। प्रियंका ने पुष्कर के नंबर पर एक मैसेज और भेजा, पुष्कर, मैं जानती हूँ कि हमारी एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान तुमने मुझे कई बार छुट्टी दिलवाई थी, तुम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मैसेज भेजते प्रियंका ने कुछ कंप्रेस बिस्किट खाने के लिए निकाल ली। उसके पास बहुत सारी खास दवाइयां भी थी, लेकिन वो उन्हें लेना नहीं चाहती थी। प्रियंका पहले अपने कंप्रेस बिस्किट के ऊपर ही काफी डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहती थी। उसको केवल एक ही चीज की चिंता थी, वो पानी कैसे पिएगी, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बर्फ और मोटी होती जा रही थी। थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद जैसे प्रियंका उठी, अचानक ही उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी।
प्रियंका ने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे गहराई में उतरने लगी। हालांकि कभी कभी थोड़ी सी आवाज आने पर भी वो सहम जाती। आखिर वो अकेली थी और आज से पहले उसने कभी भी इतना डेयरिंग काम नहीं किया था। अचानक ही प्रियंका के सामने जब रास्ता खत्म हो गया तो वह घबरा कर बोली, अरे इसके आगे तो रास्ता ही नहीं है। अब प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस ओर जाना है। क्या प्रियंका पुष्कर की जान बचा पाएगी या खुद ही खाई में गिरकर अपनी जान गंवा देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। किसी भी हद तक